आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का हमारा विषय है आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। सर्वप्रथम हम पृष्ठभूमि में देखेंगे कि आधुनिक युग का कब से प्रारंभ माना जाता है या स्वीकार किया जाता है, कैसे यह युग प्रारंभ हुआ, मध्यकाल से यह काल किस प्रकार से पृथक है तथा आधुनिक काल के स्रोत कैसे मध्यकाल के स्रोतों से पृथक हैं। इसमें अंग्रेजों की भूमिका किस प्रकार महत्वपूर्ण थी। इसके पश्चात इतिहास के स्रोत इस काल में बहुतायत से क्यों पाए जाते हैं, इसके कारणों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके पश्चात ऐतिहासिक ग्रंथों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। प्रमुख 25 ऐतिहासिक ग्रंथों का हम विवरण प्रस्तुत करेंगे कि वो किस प्रकार से आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों के रूप में कार्य करते हैं। और इस प्रथम वीडियो के बाद इसके दूसरे भाग में अन्य ग्रंथ भी हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उन पर और बाकी विषयों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। सबसे पहले हम पृष्ठभूमि पर विचार करेंगे। औरंगजेब की मृत्यु सन 1707 तथा अंग्रेजों के आगमन के साथ ही भारतीय इतिहास में आधुनिक युग का श्री गणेश स्वीकार किया जाता है या माना जाता है। अंग्रेजों के आगमन के साथ भारत पर पाश्चात्य शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति का व्यापक प्रभाव पड़ा, पाश्चात्य सोच का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण भारतीय समाज में बड़े परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए। इन्हीं परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय इतिहास में आधुनिक युग को स्वीकार किया जाता है या माना जाता है। स्पष्ट रूप से पाश्चात्य प्रभाव के कारण ये बड़ा परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। भारतीय इतिहास के प्राचीन काल का सल्तनत काल अथवा मुगल काल की तुलना में आधुनिक काल में हम इतिहास के स्रोतों का बाहुल्य पाते हैं। इतिहास के स्रोत बहुतायत से मिलते हैं, बहुत अधिक प्राप्त होते हैं। अंग्रेज शासन तंत्र आधुनिक भारतीय इतिहास हेतु प्रचुर मात्रा में सामग्री उपलब्ध कराने में सहयोगी सिद्ध हुआ था। अंग्रेज शासक शासन व्यवस्था तथा तत्कालिक घटनाओं का व्यवस्थित विवरण रखने का भरपूर प्रयास करते थे। जनरल लॉर्ड लैंसडाउन ने इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट की स्थापना की, जो कालांतर में राष्ट्रीय अभिलेखागार के रूप में परिवर्तित हुआ। इसके अतिरिक्त लंदन में इंडिया हाउस भी महत्वपूर्ण है, जहां इतिहास के स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। यद्यपि ज़्यादातर अंग्रेज अधिकारी एवं सरकार के द्वारा उपनिवेशवादी दृष्टिकोण से इतिहास का लेखन किया गया था, उपनिवेशवादी दृष्टिकोण से स्रोतों का संरक्षण किया गया था, अपने हितों को ध्यान में रखकर सामग्री संकलित किए गए थे जो उनके लिए उपयोगी थे। इस कारण इनके द्वारा प्रदत्त जो सामग्री है इतिहास के या इतिहास के स्रोत हैं, उनका सावधानी पूर्वक उपयोग करना आवश्यक है, अन्यथा हमारे निष्कर्ष इतिहास में गलत हो सकते हैं। किंतु इस सावधानी के बावजूद, उनके दृष्टिकोण के अंतर के बावजूद या मुख्य इतिहास से सीधे सीधे तौर पर संबंधित न होते हुए भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं या तथ्यों को बता देती हैं जिससे इतिहास का सृजन आसानी से किया जा सकता है। आधुनिक भारतीय इतिहास के साधनों में पुरातात्विक स्रोतों के रूप में विभिन्न स्मारक, कलाकृतियां एवं अभिलेख हैं। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत अनेक साहित्यिक कृतियां, सरकारी दस्तावेज, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, चलचित्र, समाचार पत्र एवं इतिहास की दृष्टि से लिखे गए ग्रंथ भी उपलब्ध हैं, जो अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारियों एवं इतिहासकारों के द्वारा लिखे गए हैं। इस काल में इतिहास के स्रोतों की बहुलता के पीछे जो कारण है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही यह भी तथ्य स्पष्ट है कि मात्र अंग्रेज अधिकारियों और अंग्रेज लेखकों ने ही इतिहास या ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं लिखे थे, बल्कि भारतीय विद्वान भी अंग्रेजी सभ्यता और अंग्रेजी में पारंगत थे। उनके भीतर भी इतिहास की ललक थी और उन्होंने भी इतिहास का लेखन किया था। तो उन महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में
हम आगे चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं कि इस काल में इतिहास के स्रोत बड़े पैमाने पर क्यों पाए जाते हैं, बहुतायत से, बहुलता से क्यों प्राप्त होते हैं आधुनिक काल में पूर्व की तुलना में। पहला कारण था वर्तमान युग से निकट होना। आधुनिक काल का इतिहास प्राचीन काल, सल्तनत काल अथवा मुगल काल की तुलना में वर्तमान समय के अधिक निकट है। स्वाभाविक रूप से आप इसको समझ सकते हैं कि कोई भी घटना यदि तुरंत की हो, आसपास की हो, अगर वो घटना कल की है तो आपके स्मरण में ज़्यादा अच्छे से रहेगा। वही घटना अगर एक हफ्ते बाद याद करेंगे तो कुछ धूमिल हो जाता है, उसी को महीने भर बाद तो और धूमिल हुआ, साल भर बाद आप बहुत सारे तथ्य भूल जाएंगे। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जैसे ही समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे वैसे वैसे आपकी स्मृतियाँ धूमिल होती जाती हैं, आप भूलते जाते हैं। उसी दृष्टिकोण से ये बिंदु कहा गया कि वर्तमान युग से जो आधुनिक काल की घटनाएं थीं वो ज़्यादा निकट थीं, ज़्यादा निकट हैं। अभी 100-150 साल ही हुआ, भारत को आज़ाद हुए 70-80 साल तक का फासला हुआ। ये 100-150-200 साल की घटनाएं हैं, इसलिए हमारे स्मृति पटल पर ज़्यादा ताज़ा हैं। ये इसका अर्थ है। तो ये वर्तमान युग से अंग्रेज़ों का काल या आधुनिक काल ज़्यादा निकट है, इसलिए भारतीय मानस पटल पर उसकी जो स्मृतियाँ हैं वो तरोताज़ा हैं। इस कारण से इस काल के इतिहास के स्रोत हमारे पास ज़्यादा विद्यमान हैं। भारतीय आज़ादी के काल में जिस प्रकार संघर्ष हुआ था उसके अभी भी स्रोत जीवित स्रोत हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उन घटनाओं को देखा था। तो इस तरह से अधिक पास होने के कारण, वर्तमान काल से अधिक निकट होने के कारण इतिहास के स्रोत अधिक प्राप्त होते हैं। दूसरी बात थी प्रिंटिंग प्रेस। आधुनिक काल में छापे खाने के आविष्कार ने इतिहास लेखन में बड़ी मदद पहुंचाई, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में ऐतिहासिक स्रोत इस काल के इतिहास लेखन हेतु उपलब्ध हो पाते हैं। स्पष्ट है, मध्यकाल, मुगल काल अथवा प्राचीन काल में प्रिंटिंग प्रेस आविष्कृत नहीं हुआ था। इस कारण लिखित स्रोत अगर तैयार करना हो तो पांडुलिपियाँ तैयार करनी होती थी, स्वयं आपको पेन से या लेखनी से लिखना होता था और उसकी एक ही कॉपी होती थी। अगर आपको दूसरी तीसरी कॉपी कराना है तो लोगों को बिठाना पड़ता था, वो फिर से लिखते थे। इसलिए ऐतिहासिक स्रोत लिखित उस समय कम प्राप्त होते हैं, किंतु इस काल में प्रिंटिंग प्रेस आविष्कृत हो चुका था। इस कारण स्रोत बहुतायत से आधुनिक काल में प्राप्त होते हैं। भारतीय पुनर्जागरण। आधुनिक काल को हम भारतीय पुनर्जागरण के युग के रूप में देखते हैं। अनेक महापुरुषों, नेताओं और बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा भारतीय पुनर्जागरण का गुरुतर दायित्व निभाया गया था, जिसके कारण भारत में पर्याप्त जागरूकता आई थी। इसमें ऐतिहासिक चेतना भी सम्मिलित थी। तो इस तरह से आधुनिक पुनर्जागरण के कारण भारतीयों में सभी दृष्टिकोण से जागृति चेतना आई थी। उसमें एक प्रमुख तत्व ऐतिहासिक चेतना भी सम्मिलित था और इसी ऐतिहासिक चेतना के कारण ऐतिहासिक स्रोतों का संरक्षण किया गया और इस काल में ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिखे गए। अगला कारण था समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन। इस युग में हम पर्याप्त मात्रा में समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन देखते हैं। इन समाचार पत्र पत्रिकाओं ने ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य अथवा प्रमाण के रूप में कार्य किया है तथा इससे इतिहास लेखन के आधुनिक युग में इतिहास लेखन आसान बन गया है। बड़े पैमाने पर पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र अभी भी संग्रहित हैं, जो भारतीयों के स्वातंत्र्य संघर्ष या उसके पहले से प्रकाशित हुए हैं और उनको संरक्षित रखा गया है। उनको देखकर आप प्रारंभिक स्रोत के रूप में उनका उपयोग कर इतिहास का लेखन कर सकते हैं, जबकि ऐसे स्रोत मध्यकाल अथवा प्राचीन काल में बड़े अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। भारत का वैश्विक संपर्क या विश्व से भारतीयों का संपर्क। इस काल में भारत का संपर्क विश्व के अनेक देशों के साथ हुआ, विशेषकर इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड, अरब देशों तथा अमेरिका इसमें सम्मिलित हैं। इन देशों से संपर्क के कारण भारतीय सोच एवं इतिहास लेखन भी प्रभावित हुआ। विभिन्न विदेशी यात्रियों का यहाँ पर आगमन हुआ, जिनके लेख और ग्रंथ भी वर्तमान में उपलब्ध हैं। इस तरह से विश्व के अनेक देशों और उनके लोगों से
व्यापारियों से, लेखकों से, विद्वानों से संपर्क होने के कारण भारतीयों में ऐतिहासिक चेतना आई और भारतीयों की सोच का दायरा निश्चित रूप से इस काल में आगे बढ़ा। तो भारत का विश्व के अन्य क्षेत्रों के साथ संपर्क के कारण भी हमको ऐतिहासिक स्रोत बड़े पैमाने पर प्राप्त होते हैं। ऐतिहासिक जागरूकता के कारण, विदेशी यात्रियों के लेख के कारण, व्यापारियों के ऐतिहासिक स्रोतों के संग्रह के कारण या उनके लेखों के कारण, उनकी डायरियों के कारण, उनके पत्रों के कारण जो ऐतिहासिक स्रोत के रूप में अभी विद्यमान है। अंग्रेज लेखक एवं प्रशासनिक अधिकारी। विभिन्न अंग्रेज लेखकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह एवं इतिहास का लेखन किया गया। इनमें अल्फ्रेड लायल, स्मिथ, मैरियट, माल्सन, फिलिप वुडरक, मिल, पी.ई. रॉबर्ट्स, रैमजे म्यूर आदि प्रमुख हैं। इनके संग्रह एवं ऐतिहासिक ग्रंथ आज भी ऐतिहासिक स्रोत के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो अंग्रेज लेखक एवं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो कुछ लिखा गया, उन्होंने पत्र भी भेजे, प्रशासनिक लेख हुए, दस्तावेज तैयार किए गए और ग्रंथ भी इनके द्वारा लिखे गए। ये अंग्रेज लेखक भी थे। तो इसके कारण भी ऐतिहासिक स्रोत बड़े पैमाने पर मिलते हैं। भारतीय लेखकों की भूमिका, जैसे मैंने चर्चा की थी, महत्वपूर्ण थी। आधुनिक काल में भारतीय लेखकों की भूमिका भी इम्पॉर्टेंट थी, महत्वपूर्ण थी। इस दृष्टि से बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम आप सभी परिचित हैं, उन्हीं से लिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर एस.आर. शर्मा, जी.एस. सरदेसाई, आर.सी. मजूमदार, ताराचंद, यदुनाथ सरकार, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक आदि के लेखन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। हुजूम है इन लेखकों का, कुछ महत्वपूर्ण लेखकों के नाम मैंने गिनाए। इस काल के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। तो एक कारण थे, प्रमुख 7 कारण, जिन कारणों से इस काल में, आधुनिक काल में इतिहास के स्रोत प्रचुरता से प्राप्त होते हैं, बहुतायत से प्राप्त होते हैं, अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। अब इस काल के ऐतिहासिक स्रोत, जिनमें हम पहले ऐतिहासिक ग्रंथ देखेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास लेखन अथवा उसे जानने हेतु पश्चिमी एवं भारतीय लेखकों एवं विद्वानों के द्वारा लिखित अनेक ग्रंथ विद्यमान हैं, जिससे उस काल के इतिहास की आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। इनमें प्रमुख ग्रंथों की हम चर्चा कर रहे हैं। पहले प्रमुख 25 ग्रंथों पर हम बात करेंगे। पहला है आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। इस ग्रंथ की रचना भारतीय लेखक विपिन चंद्र के द्वारा की गई। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, दिल्ली से, और रचना जेएनयू से भी संबद्ध रहे। इनकी रचना है मॉडर्न इंडिया। इससे आधुनिक काल के इतिहास की पर्याप्त जानकारी हमें प्राप्त होती है। उस काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति का उनके लेखन से पता चलता है। इस ग्रंथ में आधुनिक भारतीय इतिहास का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। दूसरा ग्रंथ है ब्रिटिश भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस ग्रंथ की रचना पी.ई. रॉबर्ट्स के द्वारा की गई। भारत में यूरोपियन लोगों के द्वारा किस प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा रही थी तथा भारतीय स्थिति किस प्रकार थी, इस ग्रंथ में पर्याप्त रूप में इस पर प्रकाश डाला गया है। तीसरा ग्रंथ है ईस्ट इंडिया कंपनी, लूसी सुथरलैंड द्वारा रचित। इस ग्रंथ में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर उसके विकास का विवरण तथा भारतीय संदर्भ में उसकी भूमिका का विवरण इस ग्रंथ में दिया गया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास यदि देखना है तो लूसी सुथरलैंड द्वारा रचित इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेल्सन द्वारा लिखित इस ग्रंथ में भारत में फ्रांसीसी कंपनी के इतिहास का विवरण दिया गया है। ये फ्रांसीसी कंपनियां किस प्रकार से यहाँ आईं, उन्होंने अपने पैर किस प्रकार जमाए और किस प्रकार से वो उखड़ गई, इसकी चर्चा इसमें पर्याप्त रूप से की गई है। मेकिंग ऑफ ब्रिटिश इंडिया, रैमजे म्यूर द्वारा लिखित इस ग्रंथ में अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार की गई, इसका विस्तृत ब्यौरा हमें प्राप्त हो जाता है। तो अंग्रेजों के अधिकार के बारे में जानना हो तो इस ग्रंथ से पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध होती है। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, सीले के द्वारा रचित इस ग्रंथ में अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना और विस्तार किस प्रकार किया गया, इस पर विस्तार पूर्वक
उस काल की घटनाओं को लेखबद्ध किया गया है। टीपू सुल्तान का इतिहास, यह ग्रंथ मुहिबुल हसन के द्वारा रचित है। टीपू ने किस प्रकार अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष किया, किस प्रकार से उनका सामना किया, उसका विवरण यदि जानना है तो टीपू सुल्तान का इतिहास मुहिबुल हसन के ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ द किसान मूवमेंट, यह ग्रंथ स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ में भारत में कृषक आंदोलन का इतिहास प्रदर्शित किया गया है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, यह महत्वपूर्ण ग्रंथ डॉक्टर ताराचंद द्वारा लिखा गया है तथा प्रकाशन विभाग के द्वारा 3 भागों में इसे प्रकाशित किया गया है। विस्तार से आधुनिक इतिहास के लेखन या सृजन का दायित्व भारत सरकार के द्वारा इनको दिया गया था, उनके द्वारा इसे लेखबद्ध किया गया है, जो भारतीय स्वातंत्र आंदोलन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। महत्वपूर्ण ग्रंथ है। द लाइफ ऑफ विवेकानंद, रोमिया रोला के द्वारा, विदेशी विद्वान हैं, इस ग्रंथ को लिखा गया। मुख्य रूप से स्वामी विवेकानंद के जीवन पर यह आधारित है, किंतु इससे समकालीन इतिहास पर पर्याप्त रूपेण प्रकाश पड़ता है। 11वां ग्रंथ है राइज ऑफ सिख पावर, N.K. सिन्हा द्वारा रचित, नाम से ही स्पष्ट है। इस ग्रंथ में सिख साम्राज्य के उद्भव और विकास का विवरण दिया गया है। रणजीत सिंह किस प्रकार से स्थापित हुए, किस प्रकार से सिख पावर का विकास हुआ था हमारे देश में, उसका विवरण प्रस्तुत किया गया है। इंडियन फ्रंटियर पॉलिसी, J.M. अदेई के द्वारा रचित इस ग्रंथ में ब्रिटिशकालीन भारत की सीमांत नीति का विस्तृत विवरण दिया गया है। सीमांत नीति आप समझते हैं, फ्रंटियर पॉलिसी जो उत्तर पश्चिम की सीमा है, उत्तर पूर्व की सीमा, विशेषकर उत्तर पश्चिम की सीमा का विवरण इसमें दिया गया है। द ब्रह्म समाज, मनीलाल पारिक के द्वारा रचित इस ग्रंथ में ब्रह्म समाज के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। 14वां ग्रंथ है इंडियन रेनेसां, C.F. एंड्रूज द्वारा रचित इस ग्रंथ में भारतीय पुनर्जागरण के विषय में, पुनर्जागृति जो आई थी जिसमें प्रमुख संस्थाओं और महापुरुषों का योगदान था भारत के, उनका विवरण हमें विस्तृत रूप से प्राप्त होता है। 15वां ग्रंथ है रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म, M.G. रानाडे द्वारा रचित इस ग्रंथ में धार्मिक और सामाजिक सुधारों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। स्वाभाविक रूप से पुनर्जागरण से ये भी ग्रंथ संबंधित है। द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, सर जदुनाथ सरकार के द्वारा लिखित इस ग्रंथ में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। उस काल की परिस्थितियों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। मुगल साम्राज्य के पतन काल के बारे में यदुनाथ सरकार के द्वारा लिखित यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है। मराठा सुपरमेसी, R.C. मजूमदार द्वारा लिखित इस ग्रंथ में मराठा साम्राज्य की गतिविधियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इस तरह से मुगल एम्पायर के पतन के बारे में, मराठों के बारे में, सिखों के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, सभी के बारे में विस्तृत ग्रंथ और लेख हमें प्राप्त होते हैं। 18वां ग्रंथ है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, R.C. दत्त के द्वारा 2 खंडों में लिखित इस ग्रंथ में भारत के आर्थिक इतिहास का विवरण दिया गया है। यह अंग्रेजों के काल से संबंधित है, किस प्रकार से वो हमारा शोषण कर रहे थे उस पर भी ब्यौरा दिया गया है। किस प्रकार धन का प्रवाह हो रहा है इसके बारे में भी इससे हमें जानकारी मिलती है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, R.C. मजूमदार द्वारा लिखित इस ग्रंथ में भारत के स्वाधीनता संग्राम का विशद विवरण प्रस्तुत किया गया है। यह ग्रंथ भी अति महत्वपूर्ण है। R.C. मजूमदार के द्वारा लिखित ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री ऑफ जाट, K.R. कानूनगो द्वारा लिखित इस ग्रंथ में जाटों के इतिहास का विवरण प्रस्तुत किया गया है। मॉडर्न रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया, इस ग्रंथ में आधुनिक भारत के धार्मिक आंदोलनों का विवरण दिया गया है। यह ग्रंथ फ्यूहरर के द्वारा लिखित है। द सोशल रेनेसां इन इंडिया, K.C. व्यास के द्वारा रचित इस ग्रंथ में भारत के सामाजिक पुनर्जागरण का विवरण मुख्य रूप से प्रस्तुत किया गया है। सामाजिक स्थितियों का अध्ययन अगर करना हो तो K.C. व्यास के इस ग्रंथ को महत्वपूर्ण माना जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम, आप सभी परिचित होंगे, प्रसिद्ध ग्रंथ है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखित इस ग्रंथ में नाम से ही स्पष्ट है, स्वतंत्रता संग्राम का विस्तृत ब्यौरा इस ग्रंथ में दिया गया है। ये 23वां महत्वपूर्ण ग्रंथ है। न्यू इंडिया, R.C. दत्त के द्वारा लिखित इस ग्रंथ में भारतीय स्वाधीनता संग्राम का विवरण
प्रस्तुत किया गया है तथा आधुनिक युग का विवरण भी इसमें प्रस्तुत किया गया है। आर.सी. दत्त का ग्रंथ यह भी महत्वपूर्ण है। और 25वां महत्वपूर्ण ग्रंथ है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इससे आप निश्चित रूप से परिचित होंगे। यह ग्रंथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, उनके द्वारा लिखित है और इसमें पूरे भारतीय इतिहास का विवरण दिया गया है। आप सभी परिचित भी होंगे कि भारत एक खोज के नाम से टीवी में एक सीरियल प्रस्तुत किया गया था, वो इसी ग्रंथ के ऊपर आधारित था और विस्तार से पंडित नेहरू के द्वारा पूरे भारतीय इतिहास पर लेखन किया गया है। तो यह ग्रंथ भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पहले 25 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो अनेक क्षेत्रों में जो हमारे यहाँ की स्थानीय शक्तियाँ थीं, चाहे वो मराठों की शक्ति हो, चाहे वह सिखों की शक्ति किस प्रकार से उद्भूत हुई थी और जाटों की शक्ति किस प्रकार से आगे बढ़ी थी, जो सामाजिक संस्थाएं थीं, आर्थिक स्थितियां थीं और प्रशासनिक स्थिति थी, उन सब के ऊपर लेख किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में चर्चा की गई है। तो ये 25 ग्रंथ प्रारंभिक बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो भारतीय इतिहास से संबंधित हैं और इनसे आधुनिक काल के भारतीय इतिहास के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है। अगले वीडियो में हम शेष अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों की चर्चा करेंगे और उसके बाद अन्य बातों की भी विस्तृत चर्चा हम द्वितीय वीडियो में करेंगे।